आईसीयू में ले जाया गया। हम सब बाहर खड़े हो गए। कुछ देर बाद एक डॉक्टर बाहर आया। आज भाई ने फौरन पूछा, डॉक्टर साहब मेरे भाई की हालत कैसी है? डॉक्टर ने बस इतना कहा कि आप सब दुआ करें। ये सुनकर मेरे कदमों तले जमीन निकल गई। मामला कुछ ज्यादा ही सीरियस है। तकरीबन 1 घंटे बाद डॉक्टर दोबारा बाहर आया। उसके चेहरे पर संजीदगी थी। वो बस एक लफ्ज बोला, सॉरी, और बस। मेरे कानों में जैसे कोई आवाज ही नहीं रही। अली हमें छोड़ चुका था। डॉक्टर के मुंह से वो लफ्ज सुनने के बाद जैसे सब कुछ खत्म हो गया। किसी को समझ नहीं आ रही थी कि क्या हो गया। अली की अम्मी वहीं खड़ी थी। अचानक उनकी टांगें कांपने लगी और वो वहीं बेहोश होकर गिर पड़े। लोग दौड़े, किसी ने पानी के छींटे मारे, किसी ने इन्हें सहारा दिया। अली के वालिद एक तरफ खड़े थे। वो ना रो रहे थे ना बोल रहे थे, बस एक जगह देखे जा रहे थे, जैसे उनके अंदर सब कुछ टूट चुका हो। आहत भाई जमीन पर बैठ गए और फूट फूट कर रोने लगे और मैं जैसे सुन हो गया था। ना आंसू निकल रहे थे ना आवाज। मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था कि अली मेरा दोस्त अब इस दुनिया में नहीं रहा। हम मैयत को घर ले आए। घर में कोहराम मच गया था। हर तरफ रोने की आवाजें, हर चेहरे पर गम। जनाजे की तैयारी हो रही थी। जब हम अली का जनाजा उठाने लगे तो अली की अम्मी ने मुझे देखा और आहिस्ता आवाज में बस एक बात कही, बेटा तुम तो बहुत बेवफा दोस्त निकले, अपने दोस्त को अकेला छोड़ा है। ये जुमला मेरे दिल में तीर की तरह लगा। मैं उनकी आंखों में आंखें नहीं डाल सका। मेरी हिम्मत नहीं हुई। मैं फौरन वहां से बाहर आ गया और एक कोने में जाकर बैठ गया। मेरा दिल चाह रहा था कि जमीन फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। हमने अली को अल्लाह के हवाले कर दिया। जनाजा खत्म हुआ, लोग वापस चले गए, लेकिन मेरे अंदर एक खालीपन रह गया जो कभी नहीं भरा। वक्त गुजरता गया। तकरीबन 1 महीने बाद एक रात मुझे एक ख्वाब आया। मैंने ख्वाब में देखा कि वो एक लड़की जो हमने कब्रिस्तान में देखी थी मेरे सामने खड़ी है। वो बिल्कुल वैसी थी जैसे उस दिन थी। उसने मेरी तरफ देखा और बस एक जुमला कहा, देखा। उसका अंजाम, मैं चीख कर नींद से जाग गया। मेरा जिस्म पसीने में भीगा हुआ था और दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैं रोने लगा। मुझे अली याद आ रहा था। हर लम्हे उसकी हंसी, उसकी आवाज मेरे कानों में गूंज रही थी। कुछ दिन बाद आहत भाई की कॉल आई। उन्होंने कहा, सभी मेरे साथ चलो, एक जरूरी काम है। मैं खामोशी से उनके साथ चल पड़ा। हम अपने मोहल्ले की मस्जिद पहुंचे जहाँ इमाम साहब बैठे थे। आहत भाई ने इमाम साहब को सारी बात बताई। इमाम साहब ने आहिस्ता से कहा, जो हुआ बहुत अफसोसनाक है, अल्लाह अली की मग़फ़िरत फरमाए। फिर आहत भाई ने कहा, इमाम साहब हमारे घर में अजीब अजीब बातें हो रही हैं। उन्होंने बताया कि कभी परफ्यूम की बोतल खुद ब खुद टूट जाती है, कभी बच्चों के रोने की आवाज आती और कभी एक सफेद बिल्ली आकर दूध पी जाती। इमाम साहब ने मेरी तरफ देखा और पूछा, तुम्हारे साथ भी कुछ हुआ था? मैंने अपना ख्वाब उन्हें बता दिया। ये सुनते इमाम साहब खड़े हो, उन्होंने कहा, चलो मुझे उस जगह ले चलो। ये सुनकर मेरे जिस्म में कपकपी दौड़ गई। वही जगह जहां मेरा दोस्त गया था और कभी वापस नहीं आया था। हम तीनों उस मैदान और कब्रिस्तान के करीब पहुंचे। मेरे कदम भारी हो रहे थे। दिल चाह रहा था कि वापस लौट जाऊं। आहत भाई गुस्से में बोले, तुम लोग यहाँ खेलने आए थे, जरा भी अकल नहीं थी? मैं खामोश रहा। मेरे पास कोई जवाब नहीं था। इमाम साहब ने वहां खड़े होकर पढ़ना शुरू किया। वो चारों तरफ फूंकते जा रहे थे। तकरीबन 20 मिनट तक वो अमल करते रहे। फिर उन्होंने कहा, अब सब महफूज है। उसके बाद वाकई सब कुछ ठीक हो गया। अली के घर में अब कोई अजीब बात नहीं होती, लेकिन अली वो वापस नहीं आया। दान भाई, ये मेरी सच्ची कहानी है। मैं बस यही दुआ करता हूँ कि अल्लाह मेरे दोस्त अली की मग़फ़िरत फरमाए, आमीन। स्टोरी सुनाने का मकसद ये है कि जैसा मेरे दोस्त के साथ हुआ, कभी किसी और के साथ ना। कभी भी किसी ऐसी जगह ना जाए जहाँ जाना मना, या जहाँ पर आपको पता हो कि यहाँ पर किसी चीज का असर है। बिल्कुल भी रिस्क ना ले। तो ये मेरी स्टोरी थी। अपने चैनल पर लाजमी शेयर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया आपने स्टोरी शेयर की। बढ़ते हैं एक और स्टोरी की तरफ। कभी कभी गलत रास्ता नहीं, गलत वक्त इंसान को एक ऐसी जगह ले जाता है जहां से वापसी सिर्फ दुआ से ही होती है। ये वाकया यूरोप की एक सर्द रात का, एक पुराने कब्रिस्तान का, और उस आवाज का जो कह रहा था, इधर आ जाओ, यहां बच जाओगे।
अस्सलाम वालेकुम बदान भाई, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं आपका बहुत पुराना लिसनर हूँ। मैं इस वक्त स्वीडन में रहता हूँ। मैं यहाँ स्टूडेंट वीजा पर आया हूँ और मास्टर्स कर रहा हूँ। मुझे यहाँ आए हुए तकरीबन 6-7 महीने हो चुके हैं, लेकिन ये वाकया उस वक्त का है जब मुझे स्वीडन आए सिर्फ 1 महीना हुआ था। मैं यहाँ मार्ट में जॉब करता हूँ। मैं उस मार्ट का नाम आपको नहीं बता सकता क्योंकि मैं आज भी वहीं काम कर रहा हूँ और वहाँ बहुत से लोग आपके चैनल को सुनते हैं। कुछ लोगों की दिन की शिफ्ट होती है और कुछ रात की। मेरी शिफ्ट स्वीडन के टाइम के मुताबिक दोपहर 3 बजे से रात 9 बजे तक होती है। मैं यहाँ मास्टर्स के लिए आया हूँ, इसलिए मेरी क्लासेस कभी हफ्ते में 1 दिन होती थी और कभी 2 दिन। जिन दिनों क्लास नहीं होती थी मैं कोशिश करता था कि ज्यादा से ज्यादा ओवर टाइम कर लूं। आप जानते हैं कि बाहर के मुल्कों में रहने वाले अक्सर यही करते हैं क्योंकि फीस भी देनी होती है, अखराजात भी पूरे करने होते हैं और घर भी कुछ पैसे भेजने होते हैं। अब आते उस रात की तरफ जिसने मुझे आज भी चैन से सोने नहीं दिया। उस दिन ड्यूटी खत्म होने से कुछ देर पहले हमारे मैनेजर को कॉल आ गई कि नया सामान आ रहा है और वो हमें शेल्फ पे तरतीब से रखना होगा। उस वक्त हम 4 लोग मौजूद थे, एक मैं, 2 इंडियन लड़के और एक नेपाली लड़का। ये कॉल तकरीबन रात 7 या 8 बजे की आई थी। आपको पता है कि यूरोप में अंधेरा बहुत जल्दी हो जाता है और इस वक्त काफी ज्यादा अंधेरा हो चुका था। हमारी ऑफ टाइमिंग करीब ही थी, लेकिन मैनेजर ने बताया कि हमें 1-2 घंटे और टाइम करना पड़ेगा। जो बंगाली लड़का था और दोनों इंडियन लड़के, उनकी सुबह क्लास थी, इसलिए उन्होंने ओवर टाइम करने से इनकार कर दिया। मेरे साथ एक और लड़का रह गया। मैंने उससे कहा कि चलो हम दोनों ही ओवर टाइम लगा लेते हैं। मैनेजर ने कहा कि वो हमें ओवर टाइम के पैसे भी देगा और खाना भी उसकी तरफ से होगा। मैनेजर की रिहाइश मार्ट के बिल्कुल करीब थी। मेरी रिहाइश वहां से कुछ दूर थी। मैं अक्सर पैदल आता जाता था और तकरीबन आधा-पौना घंटा लग जाता था। मैं ज्यादातर वॉक ही करता था कि एक्सरसाइज भी हो जाए। मैंने सोचा अखबार के मुल्क में जितना काम मिले इतना ही बेहतर है, इसलिए मैंने ओवर टाइम के लिए हाँ कर दी। जब हमने ओवर टाइम के लिए हाँ कर दी तो कुछ ही देर बाद सामान मार्ट पर आना शुरू हो गया। हम दोनों ने शेल्फ खाली किए, कार्टन खोले और एक एक चीज अपनी अपनी जगह पर रखना शुरू कर दी। वक्त का अंदाजा ही नहीं हुआ। काम करते करते रात काफी गुजर चुकी थी। थोड़ी देर बाद मैनेजर खुद भी मार्ट से निकल गया और कहने लगा, तुम लोग काम मुकम्मल करो, मैं जाकर खाना तैयार करता हूँ, फिर वापस आऊंगा। वो मैं सारा काम अच्छी तरह समझा कर वहां से चला गया। हम दोनों खामोशी से काम में लगे रहे। रात का वक्त था, मार्ट के अंदर खामोशी थी। बस कभी कभार फ्रिज की आवाज या किसी शीशे के हल्के से हिलने की आवाज आ जाती थी। आखिरकार सारा स्टॉक तरतीब से शेल्फ में लग गया। थोड़ी देर बाद मैनेजर वापस आ गया। वो भी इंडियन था और हकीकन काफी अच्छा इंसान था। उसने कहा कि खाना तैयार है और चूंकि काम भी खत्म हो चुका, इसलिए हम उसके साथ उसकी रिहाइश पर चले गए। हम तीनों मार्ट बंद करके उसके फ्लैट की तरफ रवाना हो गए। वहां पहुंचकर हमने खाना खाया, चाय पी। थोड़ी देर बाद आम बातचीत भी होती रही। मैनेजर ने हमारी बहुत अच्छी खिदमत की। वक्त का अंदाजा ही नहीं हुआ और जब मैंने घड़ी देखी तो रात के तकरीबन 2 बज चुके थे। मेरे साथ जो दूसरा इंडियन लड़का था वो वहीं रुक गया क्योंकि वो और मैनेजर एक ही मुल्क से थे और आपस में अच्छी दोस्ती भी थी। उन्होंने मुझसे कहा कि तुम भी यहीं रुक जाओ, सुबह साथ चलेंगे, लेकिन मुझे वहां रुकना मुनासिब नहीं लगा। एक तो स्टूडेंट की रिहाइश वैसे ही छोटी होती है और ऊपर से मेरी सुबह 6 बजे दोबारा शिफ्ट थी। मैंने सोचा कि बेहतर है मैं घर जाकर सुकून से सो जाऊं। मैंने उनका शुक्रिया अदा किया और वहां से निकलने का फैसला किया। मुझे रास्तों का इतना ज्यादा अंदाजा नहीं था क्योंकि मैं स्वीडन में नया नया आया था, लेकिन चूंकि मैं अक्सर वॉक करके आता जाता था इसलिए मुझे लगा कि मैं आसानी से घर पहुंच जाऊंगा। मैं वहां से निकला और अकेला सर्द रात में चलना शुरू कर दिया। रोड बिल्कुल खाली, ना कोई गाड़ी, ना कोई इंसान, ना कोई परिंदा, बस